अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते और सत श्री अकाल। अब हम बात करेंगे वर्क परमिट की। अगर आप वर्क परमिट का केस अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आप जिस कंपनी के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है कि वो कंपनी की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन वो कैसी है। पहली चीज़ कि वो कंपनी कितनी पुरानी है, वो कल रजिस्टर हुई थी, साल पहले रजिस्टर हुई थी या कई साल से चल रही है। कंपनी की टर्नओवर कैसी है, अगर कंपनी की टर्नओवर 1 मिलियन से भी नीचे है या उससे ऊपर है बहुत ज़्यादा। कंपनी की जो पिछले 2-3 साल में प्रॉफिट कितनी हुई है। अगर आप एज अ वर्कर आ रहे हैं तो सबसे पहले कि वो यही देखेंगे ना कि जिस कंपनी के थ्रू आपने यहाँ पे आना है वो इतनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि वो आपकी सैलरी पे कर पाएगी। उसके लिए फिर वो देखेंगे टर्नओवर, उस पर देखेंगे प्रॉफिट। तकरीबन मेरे हिसाब से, इसमें कोई रूल में लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन उनके हिसाब से और मेरे हिसाब से तकरीबन 2-2.5 लाख से ऊपर होना चाहिए, यानी कि 200-250 उससे ऊपर होना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि ये प्रोफेशन कितना है और बंदे की सैलरी कितनी है। जितनी सैलरी हाई होगी उतना ही फिर हाई वो प्रॉफिट होना चाहिए। वो प्रॉफिट पिछले सालों में हुआ हो। ये ना कि कंपनी माइनस में चल रही है और अप्लाई कर दे वर्क परमिट, आपको 90% केस में ना ही मिलेगा, नेगेटिव जवाब मिलेगा। सो सबसे पहले कंपनी देखें फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं। जी, अप्लाई करने के बाद ये प्रोसेस होता है। कुछ केसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं और कुछ केसेस में टाइम बहुत लग जाता है। उसकी एक बड़ी ना सिंपल वजह है। अगर आप अप्लाई करेंगे किसी छोटी कंपनी से और कोई आम प्रोफेशन होगा एज अ क्लीनर या रेस्टोरेंट्स में या इस तरह के जो स्मॉल प्रोफेशन होते हैं उनमें टाइम लग जाता है। अगर आप अप्लाई करेंगे किसी बड़ी कंपनी में, कोई बड़ा प्रोफेशन होगा, वो बहुत जल्दी हो जाता है। कुछ केसेस 10 दिन में हो जाते हैं और कुछ केसेस 10 महीने में होते हैं। उसके बाद अगर आपको पहला वर्क परमिट का वीज़ा मिल जाए तो वो 2 साल का मैक्सिमम होता है। 2 साल के बाद आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। जो आपने एक्सटेंशन अप्लाई करनी है तो फिर वो देखेंगे कि इन 2 साल में क्या आपने सेम कंपनी में काम किया या आपने कंपनी चेंज की। अगर आपने सेम में काम किया तो फिर देखेंगे आपके टैक्स जो आपको लिखा गया था पहले जब आप आए थे, आने से पहले कि आपको इतनी सैलरी मिलनी थी, आपकी सैलरी इतनी गई कि नहीं, आपका टैक्स ठीक गया या नहीं, आपकी कंपनी के पास वो इंश्योरेंसेस जिनकी डिमांड है वो हैं या नहीं। वो ये भी देखेंगे कि आपने इन 2 सालों में सेमेस्टर हॉलीडे लीव पे गए थे या नहीं गए थे। अगर आपने काम चेंज किया है तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपने काम चेंज करना है पहले 2 सालों में तो फिर आपको नई एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, नई ऐड देनी पड़ेगी आरबीएस मेलिंग में। वो नया प्रोसेस होगा, फिर वो करना पड़ेगा। अगर 2 साल के बाद अप्लाई करते हैं, वो आप पास हो जाते हैं, फिर आप 2 साल का मिलेगा। 4 साल जब गुजरेंगे तो फिर आप परमानेंट अप्लाई करेंगे। जब परमानेंट अप्लाई करेंगे फिर वो दोबारा फिर शुरू से देखेंगे, पहले दिन से जब आप यहाँ पर आए पहली बार वर्क परमिट लेके एंड तक आपकी सैलरी ठीक थी या नहीं ठीक थी, टैक्स ठीक था या नहीं ठीक था, इंश्योरेंस थी या नहीं, वो सब डिटेल में देखते हैं। उसके बाद अगर सब कुछ क्लियर हो तो फिर वो आपको परमिट मिल जाता है। आप लोगों में से काफ़ी आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में भी और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन भी काफ़ी हुई है कि कुछ लोग एज अ वर्कर वर्क परमिट लेकर आए और छोटी छोटी मिस्टेक हो गई थी उनसे। किसी का सैलरी मंथली कुछ 10 करोड़ कम गई, 100 करोड़ कम गई, किसी का टैक्स कम गया, किसी का सेमेस्टर किसी को नहीं मिला। इस तरह की चीज़ें मिस्टेक लोगों से छोटी छोटी हुई और उनके जो 4 साल थे वो बर्बाद हो गए। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप शुरू से प्लानिंग करें, आपकी सैलरी क्या, आपकी इंश्योरेंसेस का, सेमेस्टर शतनिंग क्या, सब का, ताकि आप जब भी आप एप्लीकेशन डालें आप प्लानिंग करके डालें ताकि ठीक हो। कुछ लोग अगर आप काम कर रहे हैं फुल टाइम तो आपको फुल टाइम की सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन आप फुल टाइम से ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको उसी हिसाब से ज़्यादा सैलरी भी मिलनी चाहिए, वो आपकी पे स्लिप में लिखी हुई हो। जहाँ पे जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उसको कहते हैं ओवरटाइम। सो ओवरटाइम की भी एक्स्ट्रा एशर्तें आपको मिलनी चाहिए, वो आपकी पे स्लिप में लिखी होनी चाहिए। वो देखते हैं ये सब चीज़ें। आपकी टैक्स डिक्लेरेशन की कापीज़ वो मांगेंगे, वो भी देखेंगे। कई केसेस में वो अब ये भी देख लेते हैं कि आपको सैलरी आपको अपने अकाउंट में मिली या नहीं मिली। वो फिर आपके बैंक बैलेंस भी मांग लेंगे कि अपने बैंक में से रिपोर्ट लेकर आएँ और बैंक में से दिखाएं कि आपको मंथली सैलरी मिलती रही या नहीं मिलती रही। अगर 4 साल में
आपका खाली टैक्स ही गया है, वो ठीक गया है, लेकिन आपकी सैलरी आपके अकाउंट में नहीं गई, तो उससे भी शक करेंगे। तो जो भी करें डिटेल में करें और प्लान करके करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो। और अगर आप स्वीडन में यहाँ पे मौजूद हैं और यहीं से आप वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इलीगल हैं, आपके पास कोई किसी टाइप की रेजिडेंट परमिट नहीं है, तो उसका भी रूल यही है कि आपको वापस अपने मुल्क में जाना पड़ेगा और वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप अप्लाई नहीं कर सकते। ओनली फ्यू कैटेगरीज, यानी कि कुछ प्रोफेशन उनमें आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन वो होते हैं अगर आप फुटबॉल प्लेयर हैं तो आपको वापस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या आपको किसी बड़ी कंपनी में चीफ़ की पोजीशन मिली है, तो ओनली इन फ्यू कंडीशन, बहुत ही कम प्रोफेशन में आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आम जो प्रोफेशंस हैं आपको वापस ही जाना पड़ता है और वहीं से आप को अप्लाई करना पड़ता है। जी दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन सवाल जो मुझे डेली मिलते हैं लोगों से, और हमने कोशिश की कि उसको एक वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड कर लें। और अगर आपके पास और मज़ीद सवाल हों जिनके आप जवाब चाहते हैं तो आप हमें भेज दें, और हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो बनाएं ताकि आपके सवालों का जवाब इस तरीके से दे दिए जाएँ। आखिर में मैं एक बार फिर अपने दोस्त शहजाद अंसारी, उनकी पूरी टीम, पिक्स, उर्दू कासिद और आयद एसिद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव ली और चाहा कि ये चीज़ हो पाए। शुक्रिया।